तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। हमें पता है कि हमारे वेक्टर की 3 प्रॉपर्टीज होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट। आज का जो टॉपिक है वो मैं अपनी एनसीईआरटी से कवर कर रही हूँ, क्योंकि अब नीट में 1.5 मंथ्स के अराउंड रह गया है। तो आप अपने नोट को बार बार रिवाइज करने से अच्छा है बार बार अपने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रिवाइज करो, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में वो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन ही आ जाती है। तो आप जितना ज्यादा भी एनसीईआरटी पे फोकस करोगे, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करोगे, उतने अच्छे से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जो ये क्लोनिंग साइट वाला जो टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये काफ़ी बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो हम आज इसी टॉपिक को कवर करेंगे। ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन और सेलेक्टेबल मार्कर तो फिर भी बच्चों को समझ आता है, बट जो क्लोनिंग साइट की ये जो नीचे वाला जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है और ये जो हमारा पूरा प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड भी एज इट इज डायग्राम आता है हमारे नीट में। कह देंगे कि ये जो टेट्रासाइक्लिन है, इसकी जो 2 रिकॉग्निशन साइट है, उसको फिलिप्स की तरह यूज मतलब ऐसे यूज करेंगे कि ये कौन सी साइट है, बताओ ये कौन सी साइट है। तो ये जो आप पूरा ये हमारा प्लाज्मिड है, ये आपको एज इट इज लर्न होना चाहिए। फिर हमारा जो ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाला जो इसी का टॉपिक है, ये वाला टॉपिक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो लाइन टू लाइन हमें इस वाले क्लोनिंग साइट का एनसीईआरटी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है अगर देखें तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो सीक्वेंस है प्लाज्मिड पे ही, वो सीक्वेंस एक डीएनए एक सीक्वेंस होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। रेप्लिकेशन मतलब डिवीजन क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। तो जो हमारा प्लाज्मिड होगा उसमें हमने अपना फॉरेन जीन लगा रखा होगा, तो जब हमारा वो प्लाज्मिड रेप्लिकेट 1 से 2 बनेगा तो उसके साथ साथ जो हमारा फॉरेन जीन है वो भी 1 से 2 वो भी रेप्लिकेट करेगा, वो भी डिवाइड होगा। ठीक है, सो ये दिस सीक्वेंस मतलब जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। मतलब जो हमारा फॉरेन जीन उसने लगा हुआ है उसकी कितनी कॉपीज बनेंगी, वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो हमारा वेक्टर है उसकी कितनी कॉपी है। बात समझ में आ रही है, वो 1 से 2 बन रहा है, 2 से 4 बन रहा है, कितनी कॉपीज बना रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के 2 काम है, एक तो ये क्या करेगा, ये वो सीक्वेंस है जहां से एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, और दूसरा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ दी फॉरेन जीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे वेक्टर का। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेंट है और ये जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये वर्ड एक नया है, तो ये मैं आपको बताऊंगी ये वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बता रखा है, नॉर्मली द जीन एनकोडिंग। अब सेलेक्टेबल मार्कर्स होते क्या है, कौन से किसको हम सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं, तो जितने भी हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, द जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक टू रेजिस्टेंस सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, इट कंसीडर्ड एज यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर द इकोलाई। तो मैं ये बताऊंगी कि ये होते कैसे हैं, इनको क्यों हम सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले आप ये देखो, जब भी हम अपने किसी वेक्टर में अपने फॉरेन जीन को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये ना एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस और ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो जरूरी नहीं है कि हर जो हमारे वेक्टर है उसमें फॉरेन जीन जाके इंसर्ट हो जाए। तो जिस वेक्टर में हमारा फॉरेन जीन इंसर्ट हुआ है, ये ऑरेंज से जो मैंने शेड किया ये फॉरेन जीन है, अगर जिस वेक्टर में हमारा फॉरेन जीन इंसर्ट हो गया है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोल देंगे। ठीक है, बट जिस वेक्टर में हमारा फॉरेन जीन लगा ही नहीं है, वो क्या हो गया, वो सेल्फ जो हमारा जो वेक्टर था वो वापस से जुड़ गया, सेल्फ लाइगेट हो गया और उसमें कोई भी फॉरेन जीन नहीं लगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना और नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये किसके ये वेक्टर से बना, मतलब वेक्टर पे ये अप्लाई होता है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अब क्या किया हमने, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट बनाया, तो अब ये जो हमारा वेक्टर है इसको हम कहाँ डालेंगे, होस्ट की बॉडी के अंदर डालेंगे, ताकि क्या करे, ये वेक्टर क्या करे, अंदर जाके रेप्लिकेट करे, मल्टीप्लाई करे। तो जब हम इसको होस्ट की बॉडी में डालते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम। ये जो हमारा पीस ऑफ डीएनए हमने जो इंसर्ट करा है उसको हमें किस में डालना है, बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया, बॉडी ऑफ द होस्ट बैक्टीरिया में डालना है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये भी हमारा कैसा होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो जरूरी नहीं है कि हमारा वेक्टर बैक्टीरिया के बॉडी मतलब होस्ट में के अंदर ट्रांसफॉर्म हो ही जाए। अगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, अगर कोई भी वेक्टर ही नहीं गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। बट अगर जिसमें हमारा चाहे रिकॉम्बिनेंट जाए चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट जाए, तो क्योंकि दोनों ही जो हमारा वेक्टर है वो बॉडी के होस्ट के अंदर इंसर्ट हुआ है, वो होस्ट की बॉडी के अंदर गया है, तो उसको हम दोनों को बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, अब जिसके अंदर हमारा ये रिकॉम्बिनेंट वाला वेक्टर गया है उसको बोल देंगे हम रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, जिसको कि मैं लिखूंगी आरटी से, और जिसके अंदर ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला गया है उसको बोल देंगे हम एनआरटी, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये वर्ड्स अभी याद रखना, हमें ये क्लोनिंग साइट में काम आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या काम करेगा, इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। अब एक बात बताओ, अगर हमें जरूरत होगी तो जब हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहे हैं, हमें ये रिकॉम्बिनेंट वाले की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है हमें इसकी जरूरत है, हमें इस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की जरूरत तो नहीं है ना। तो सेलेक्टेबल मार्कर का काम क्या है, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट करेगा और ये जो दोनों ट्रांसफॉर्मेंट बने इसको क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, जो कि हमारी नीड है। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर का क्या है, काम है कि वो एलिमिनेट करेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को और सेलेक्ट करेगा ट्रांसफॉर्मेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड मतलब आइडेंटिफाई मतलब ढूंढेगा, एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि ये काम ना हमारा मैनुअल नहीं है कि हमें दिख रहा है तो हम उसको सेलेक्ट कर लें। ये कैसा हो रहा है, मैं बोल रही बार बार, ये हिट एंड ट्रायल मेथड हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सेलेक्टेबल मार्कर की जरूरत पड़ेगी जो कि आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ दी, जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे उसको क्या करेगा, ये उनकी ग्रोथ कराएगा।
नाउ ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन पता लगे कि क्या होता है, प्रोसीजर थ्रू व्हिच अ पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम। नॉर्मली द जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक वो होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करे, ठीक है। अगर वो बैक्टीरिया को किल कर रहा है तो उसको हम एंटीबायोटिक बोल देंगे, ठीक है। तो ये किस तरीके से हो गया, इसको हम सेलेक्टेबल मार्कर क्यों बोल रहे हैं? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने कुछ एंटीबायोटिक्स एग्जाम्पल दिए थे, जिसमें कि हमने पेनिसिलिन भी पढ़ा था, वो भी क्या था, एक एंटीबायोटिक था। फिर ऐसी एम्पिसिलिन है, क्लोरमफेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन है, ये सब क्या है, एक तरीके के एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो are considered as useful selectable marker for E. coli. The normal E. coli do not carry resistance against any of these antibiotic. ठीक है। अभी देखो देखो, एक मान लो ये बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी है। क्या है? बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी है, जो कि हमने एक अपने पेट्री प्लेट पे रखा हुआ है। अब इस पे हम डाल देते हैं एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन हमने इसके ऊपर डाल दिया, तो एम्पिसिलिन की वजह से ये जो बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी है वो क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई, मतलब वो पूरा किल हो गया। अब मान लो इसमें से हम कुछ बैक्टीरिया उठाएं और उसको हम क्या कर दें, उसको हम मॉडिफाई कर दें, मतलब बैक्टीरिया की बॉडी में, ये बैक्टीरिया है उसकी बॉडी में हम ऐसा जीन डाल दें जो कि क्या है, इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट प्रोटीन बनाए, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इसके अंदर कोई ऐसी जीन डाल दें जो कि इसको इस एम्पिसिलिन के अगेंस्ट काम करे। तो जब हम इस बैक्टीरिया पे ये एम्पिसिलिन डालेंगे तो इसको ये वाला इस वाले बैक्टीरिया को कुछ नहीं होगा। और एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर ऐसी कोई भी जीन नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास एक जीन है जो कैसे काम करती है, अगेंस्ट एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक। तो जब इसके ऊपर एम्पिसिलिन हम डालेंगे तो इसकी डेथ नहीं होगी, बट इसके ऊपर अगर हम एम्पिसिलिन डालेंगे तो क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन के अगेंस्ट कोई जीन नहीं है, तो इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इस वाले बैक्टीरिया को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। नॉर्मल बैक्टीरिया ऐसा होता है, बट हमने इस बैक्टीरिया को क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कैसे किया, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, जीन डाल दिया। तभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक को रजिस्ट करे, एंटीबायोटिक को रोके, प्रिवेंट करे, ठीक है। तो जैसे कि एम्पिसिलिन के अगेंस्ट हम जीन डाले, क्लोरमफेनिकोल के अगेंस्ट जीन डाले, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट या कैनामाइसिन के अगेंस्ट जो हम जीन डालेंगे बैक्टीरिया में, उसको ही हम क्या बोल देंगे, सेलेक्टेबल मार्कर। तो एक बात बताओ, अब क्या है, अब अगर मान लो इन दोनों बैक्टीरिया को हम एम्पिसिलिन वाले प्लेट पे रखेंगे, एम्पिसिलिन वाले प्लेट पे रखेंगे, तो ये वाला डेथ हो जाएगा, इसकी सॉरी हाँ इसकी डेथ हो जाएगी, और इसकी डेथ नहीं होगी, ये वाला बच जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे से सिलेक्ट कर पा रहे हैं ना, हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर पा रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट भी और ट्रांसफॉर्मेंट भी। ट्रांसफॉर्मेंट समझ गया ना, क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर हमारा वेक्टर जा चुका है, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को क्या कर पा रहे हैं, सेलेक्ट कर पा रहे हैं। इस वजह से हम इनको क्या बोल देते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। तो होप सो मैं जितना अभी तक जितना पढ़ा है उतना समझ आना चाहिए, तभी हम आगे आगे बढ़ो, वरना फिर यहीं पे रोक के दोबारा सुनो कि मैंने ऐसा क्या बोला है, ठीक है। तो ये जो हमारे एम्पिसिलिन है, क्लोरमफेनिकोल है, इसके अगेंस्ट हमने जीन डाला है ई कोलाई के अंदर, तभी ये बोला है जो नॉर्मल ई कोलाई का सेल है डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस, मतलब ये जो नॉर्मल वाला है इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है एनी अगेंस्ट एनी ऑफ दीस, इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। इस वजह से इसके ऊपर हम जैसे एंटीबायोटिक डालेंगे इसकी डेथ हो जाएगी। बट जो हमारा ये वाला बैक्टीरिया है इसको हमने मॉडिफाई करा है, इसके अंदर हमने क्या करा है, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट हमने इसमें जीन डाल दिया है, इस वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। तो हमें इसलिए सेलेक्टेबल मार्कर की जरूरत है ताकि वो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का सिलेक्शन कर पाए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमारी नेक्स्ट है हमारा क्लोनिंग साइट। अभी क्लोनिंग साइट क्या है ये देखो, क्लोनिंग साइट में क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए रिकॉग्निशन साइट क्या होती है। तो रिकॉग्निशन साइट क्या होती है, रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, पहचानना, ठीक है। तो हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हमारे मॉलिक्यूलर सिजर्स होते हैं उनकी खुद की एक क्या होती है, रिकॉग्निशन साइट होता है। जैसे कि हमारे बुक में एग्जाम्पल ई कोलाई का दिया हुआ है, जो कि क्या होता है GAATTC। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो दिख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है GAATTC। ये क्या है, ये जो ई कोलाई बैक्टी वो इको R1 जो है, क्या है, इको R1 जो है, ई कोलाई लिखी, जो इको R1 है उसके लिए जो सीक्वेंस है वो क्या है, GATTC, मतलब जो हमारा वेक्टर है, ठीक है, उसमें जहां उसको ये वाला सीक्वेंस मिलेगा वहीं पे वो क्या करेगा, कट लगाएगा। या फिर जो हमारा जो डीएनए है, जो डीएनए की जो ये वाली सीक्वेंस होगी वहां पे वो क्या करेगा, कट लगाएगा। तो जो इनकी स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है उन्हीं को क्या कहते हैं हम, रिकॉग्निशन साइट। तो ये क्या बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए जो वेक्टर होना चाहिए उसके पास सिंगल रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। अब मान लो ये वाला हमारा एक वेक्टर है, ठीक है, अब यहाँ पे भी सीक्वेंस है, ये वाली GAATTC वाली, यहाँ पे भी सीक्वेंस है, यहाँ पे भी सीक्वेंस है, ठीक है, और यहाँ पे भी सीक्वेंस है। तो मॉलिक्यूलर सीजर क्या करेगा, उसको तो वो तो अपनी सीक्वेंस को ढूंढेगा कि उसकी सीक्वेंस कहाँ है, अब और उसको यहाँ पे कट लगाएगा, यहाँ कट लगा देगा, यहाँ, तो ये टूट के कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे क्या बन जाएंगे, इसके फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। ये देखो ये ऐसा हो जाएगा, कितने, एक फ्रेगमेंट, दो फ्रेगमेंट और तीन फ्रेगमेंट बन जाएगा। बात समझ आ रही है। तो ये क्या लिख रहा है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट, अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट हुआ विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। तो क्या हो जाएगा, इसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे एंड विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, जो कि क्या करेगा, जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या है कि जैसे मानो कि हमारा ये वाला वेक्टर है और इसकी यहाँ पे इको R1 की ये सीक्वेंस है, तो क्या करेगा, हमारा मॉलिक्यूलर सीजर आएगा और यहाँ पे ऐसे करके कट लगा देगा, और ये देखो ये ऐसे करके हमारा क्या बन गया, हमारा वेक्टर कट हो गया। अब हम यहाँ पे अपना क्या लगा सकते हैं, फॉरेन जीन लगा सकते हैं। तो ये देखो मान लो हमने यहाँ पे अपनी फॉरेन जीन लगा दी, ये हमारी क्या है, ये फॉरेन जीन हमारी लगी। तो ये जो फॉरेन जीन को हमने क्लोन किया है ना, उस लोकेशन पे हमने उसको इंसर्ट किया है जीन को, उसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। बात समझ में आ गई। तो आगे क्या है, द लाइगेशन ऑफ द एलियन डीएनए इज कैरिड आउट अ रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या है, ये हमारे सेलेक्टेबल मार्कर है। अब यहाँ पे ये इस वाले PBR 322 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसमें हम PBR 322 को बनाए तो ये कैसा बनेगा, ये देखो ये हमारा PBR 322 है, ठीक है, इसके पास
दो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है हमारा एम्पिसिलिन, ये वाला, ये है हमारा एक एम्पिसिलिन और एक है हमारा टेट्रासाइक्लिन। तो हमारे दो सेलेक्टेबल मार्कर हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, मतलब एंटीबायोटिक के अगेंस्ट इसके पास क्या होगी? जीन होगी। तो दो सेलेक्टेबल मार्कर हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, उसके बाद अब जो टेट्रासाइक्लिन है उसके पास दो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, मतलब दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ना उसकी सीक्वेंस है। और उसमें से कौन सा है? एक तो है हमारा BAM-H1 और दूसरा है हमारा SAL1। ठीक है, और सेम ऐसे जो हमारा एम्पिसिलिन है इसके पास कौन सा है? इसके पास दो है, PBU1 और PST1। इसके पास कौन सा है? PBU1 और PST1। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन के पास क्या है? दो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, BAM-H1 एंजाइम की और SAL1 की। ठीक है, और एम्पिसिलिन के पास क्या है? PBU1 की और PST1 की। और जो हमारा प्लाज्मिड होगा उसमें एक ओराई होना बहुत जरूरी है, तभी तो क्या होगा? ये रेप्लिकेट होगा। ठीक है, फिर एक यहाँ पे हमारा क्या होता है? एक हमारा यहाँ पे प्रोटीन होगा जिसको कि हम आरओपी कहेंगे, और आरओपी के पास भी एक हमारा क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा। एंजाइम के लिए एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा जो कि क्या है? PBU2। ये बात क्लियर हुई? अब यहाँ पे हमारे तीन रिकॉग्निशन साइट्स हैं। एक है हमारा इको-R1 के लिए, इको-R1 के लिए, दूसरा है हमारा CLAV1 के लिए, और तीसरा है हमारा HIND3 के लिए। तो ये वाला जो PBR322 है ना, ये PBR322, ये हमें एज इट इज क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। देखो पी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, ये एक तरीके का कैसा है? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। ठीक है, बीआर क्या है? बीआर वो है जिसने इसको इन्वेंट किया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारा बॉलीवर बॉलीवर रॉड्रिग्वेज। और ये 322 क्या है? इसका ये 322 जो होगा वो ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट है कि जिस ईयर में, जिस ऑर्डर में इसको डेवलप किया गया है। तो ये एक तरीके का हमारा आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, इसको डिस्कवर किया था बॉलीवर रॉड्रिग्वेज ने, और ऑर्डर क्या था इसका? 322। अब तरीका, और ये जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है ये एज इट इज क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। जैसे इसके लर्न करने का तरीका क्या है कि ये है, ये एम्पिसिलिन वाला। तो तुम लोग आजकल बहुत ज्यादा रील्स वगैरह देखते हो तो पैप्स वगैरह बहुत सुनते होगे, पैप्स। ठीक है, जिसमें एस का कोई रोल नहीं है। पैप, पैप से PBU1, ए से एम्पिसिलिन और PST1, तो ये क्या बन गया? पैप, PAP। पैप सुनते हो ना आजकल, तो इसलिए पैप से बन गया। ठीक है, फिर आजकल कोरियन भी सीरीज बहुत चलते हैं, तो BTS आर्मी करके सुना होगा, तो इससे ये बनाओ, ये वाला BTS। क्या बनेगा? BTS, BTS। तो BTS में B से BAM1, T से हमारा टेट्रासाइक्लिन और S से हमारा SAL1। ठीक है, अब ये जो तीन है, ये तीन कैसे याद रखोगे? इसको थोड़ा सा मतलब सेंटेंस बनाना पड़ेगा। इसका मैंने बनाया था, इको की फर्स्ट क्लास में हिंदी का थर्ड चैप्टर पढ़ा। ठीक है, क्या होगा? इको की फर्स्ट क्लास में हिंदी का थर्ड चैप्टर पढ़ा। इसको थोड़ा एक दो बार बोलो, थोड़ा सेंटेंस है, थोड़ा बड़ा है तो बार बार एक बार बोल लेना, क्योंकि ये तुम्हारे तो थोड़े स्कूल से लिंक कर जाएगा, तो इसको याद करने में मुश्किल नहीं होगी। इको की फर्स्ट क्लास में, इससे क्लास 1 याद हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हिंदी का थर्ड चैप्टर पढ़ा। इससे क्या बनेगा? पैप्स, पैप्स में पी से PBU1, ए से एम्पिसिलिन और दूसरे से PST1। ठीक है, ये है PST1। फिर ये वाला क्या है? इसको याद करना, BTS, जो कोरियन सीरीज चलती है, BTS आर्मी करके, जो भी है, पता नहीं सीरीज है क्या है, मुझे नहीं पता। तो इससे B से क्या बनेगा? BAM1, T से टेट्रासाइक्लिन और S से SAL1। इतना सबको क्लियर है? ये PBR322 एज इट इज लर्न होना चाहिए। फिर यहाँ पे ओराई क्या होता है? ओराई जहाँ से हमारा सीक्वेंस होता है, जहाँ से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। फिर ये जो ROP होता है ना, ROP को हम बोलते हैं, ROP को हम बोलते हैं रिप्रेसर, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। इसकी वैसे जरूरत है नहीं, बट वैसे ही बता दिया मैंने। ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल करेगा कॉपी नंबर कि जो हमारे ये PBR322 है इसकी कितनी कॉपीज बनेंगी। तो ROP का काम क्या है? देखो यहाँ पे इसको ये वाला मैं अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ROP कोड्स फॉर दी प्रोटीन इन्वॉल्व। तो ROP क्या है? ये प्रोटीन बनाता है विच इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, मतलब रेप्लिकेशन इन द सेंस कि कितनी कॉपी, कितनी बार वो रेप्लिकेट करेगा, कितनी कॉपीज बनाएगा। तो ROP का काम ये होगा। इस वाले डायग्राम से हम ये भी पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर कितने हैं? सेलेक्टेबल मार्कर कितने हैं? तो कितना है? एक एंटीबायोटिक और एक टेट्रासाइक्लिन है, इसका मतलब दो हैं। ठीक है, एक एंटीबायोटिक हो जाएगा और एक टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा। फिर रिकॉग्निशन साइट्स कितने हैं? रिकॉग्निशन साइट्स, रिकॉग्निशन साइट्स का मतलब है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए कितनी रिकॉग्निशन साइट्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये वाला PBU2 8। तो टोटल कितने हैं? 8 हैं। इसको भी अगर तुमको याद करना है ये वाला, तो इसको याद कर लो RIP से, RIP, जिसमें आई का कोई रोल नहीं है। अगर करना ही है तो इसको RII कर लो ताकि ये PBU2 याद रखे। तो R से ROP, P से PBU2 और बीच में 2 I डाल लेना, इससे तुमको PBU2 याद रहेगा। ये बात क्लियर हो गई? इतना तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, तो मैंने ये पूरा का पूरा तुमको, पूरा का पूरा मैंने ये जो हमारी जो स्ट्रक्चर है, जो वेक्टर है, उसको पूरा अच्छे से समझा दिया है। एक बार रीड करोगे पूरा वेक्टर एक बारी में लर्न हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से P क्या है? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, BR क्या है? जो हमारा डेवलपर है, जो जिसने इसको डेवलप किया है, बॉलीवार रॉड्रिग्वेज, और 322 क्या है? ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारा जो मेन आ गया वो ये हमारा एंजाइम आया है।
ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल आया है जो हमें मेन एग्जाम्पल पे हमें फोकस करना है। तो पहले इसने देखो यहाँ तक समझ आ गया था ना कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ। अब ये देखो ये जो टेट्रासाइक्लिन और जो एम्पिसिलिन है, इन्हीं दोनों में जो ये वाले हमारे रिकॉग्निशन साइट्स हैं, ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, इसमें हमारा फॉरेन जीन इंसर्ट करना है। ठीक है, तो for example, you can ligate a foreign DNA at the BAM H1 site of a tetracycline resistance gene in the vector PBR322। ये जो PBR322 है, इसमें ये जो टेट्रासाइक्लिन वाला जो वो है, टेट्रासाइक्लिन वाला जो साइट है, इसका जो ये दो है, इसमें बाहम H1 है और एक साल 1 है। तो हमने ये जो यहाँ पे जो बाहम H1 की जो भी सीक्वेंस होगी, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, अपना फॉरेन जीन इंसर्ट किया है। अब इसको देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी बना रखा है। ये देखो, ये हमारे पास हमने एक बीकर में क्या करा, बहुत सारा PBR322 ले रखा है। कौन से हैं ये सारे, हमारे कौन से वाले प्लाज्मिड है, ये सारे हमारे कैसे हैं, ये सारे हमारे हैं PBR322 हैं। ठीक है, अब ये हमने बीकर में हमने, क्योंकि मैंने बताया माइक्रोस्कोपी काम है, हम इसे हाथ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने इसमें जो भी हमें चीज़ें डालनी है वो सब डाल देंगे। जैसे इसमें हम कौन सा डालेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल देंगे। कौन सा वाला डालेंगे, बाहम H1 का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद क्या डाल देंगे, हम अपना इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे। जो जीन हमें क्या करना है, इसके बाहम H1 की साइड पे हमें इंसर्ट करना है, उसको हमने डाला। और उसके बाद क्या डालेंगे, इसमें हम लाइगेज। लाइगेज क्यों डालेंगे, चिपकने के लिए, ताकि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये जाके बाहम H1 की साइड पे क्या कर जाए, लाइगेट कर जाए, चिपक जाए। ठीक है, तो ये हम इसमें 3 चीज़ें डालेंगे। उसके बाद हम इसको जोर से वो करते हैं, हिलाते हैं, ताकि क्या हो जाए, आपस में सारे जुड़ जाएँ। तो क्या होता है ना कि जब हम करते हैं तो किसी किसी साइट पे क्या होता है, हमारा जीओआई मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जाके लाइगेट हो जाता है। बट किसी किसी साइट पे क्या हो जाता है, दोबारा से टेट्रासाइक्लिन वाली जीन ही जो होती है वो लाइगेट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप ये देखो, इसमें तुमको जो ये वाले जो चार्ट दिख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें हमारा ये येलो वाला क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और ये जो ब्लू वाला है, ये दोबारा क्या लग गई हमारी, टेट्रासाइक्लिन के साइड पे हमने जो बाहम H1 को जो रिमूव करा था ना, बाहम H1 की जीन को जो रिमूव करा था, वो वापस वापस क्या हो गई, आके जुड़ गई। ठीक है, तो मतलब मैंने बोला ना कि अगर जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ी है उसको हम बोल देंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ठीक है, और जिसके अंदर दोबारा टेट्रासाइक्लिन वाली जीन आके लग गई है उसको हम बोल देंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, और अगर अभी हमने हमें अपने आंखों से दिख रहा होता तो क्या करते हैं, हमें तो सिर्फ रिकॉम्बिनेंट चाहिए, हमें ये वाला तो चाहिए नहीं, तो इसको हम साइड हटा देते हैं। बट क्योंकि ये हमें माइक्रोस्कोपिक काम है, ये हमें अपने आंखों से नहीं दिख रहा, तो अब हम इसका क्या करा देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे, मतलब होस्ट के अंदर डालेंगे। अब हमारे को जो होस्ट मिल रहा है ना, वो 3 तरीके का मिलेगा। एक ऐसा बैक्टीरिया है, मतलब एक ऐसा होस्ट है जिसके अंदर इनमें से कोई भी डीएनए नहीं गया, तो इसको हम बोल देंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, और एक ऐसा है जिसके अंदर ये देखो, ये ब्लू वाला कौन सा था, हमारा टेट्रासाइक्लिन वाला था। तो ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेंट होगा। ठीक है, बट इसके अंदर क्या क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा ये वाला, तो ये कहलाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और इसमें येलो वाला जीन मतलब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो ये वाला हमारा कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो हमारे पास बैक्टीरिया की 3 कॉलोनीज आएगी। ये तो मैं एक एक बैक्टीरिया दिखा रही हूँ, बट ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज आएगी, जिसमें एक होगा हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला कॉलोनी, एक होगा हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट जिसमें कि टेट्रासाइक्लिन की जीन होगी, और एक होगा हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला ट्रांसफॉर्मेंट वाला कॉलोनी जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब इन सब कॉलोनीज को हम एक क्या ले लेंगे, एक प्लेट पे ले लेंगे। अब इस प्लेट पे हमने जो ये ब्लैक वाले हैं, ठीक है, तो ब्लैक वाले हमारे कौन से थे, ये वाला था हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ब्लू वाला कौन सी कॉलोनी है हमारी, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर। और ये ऑरेंज वाला हमारा कौन सा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, मतलब जिसके अंदर कोई भी वेक्टर गया ही नहीं। अब हम इसकी रेप्लिका का मतलब ये होगा कि इसके ऊपर एक प्लेट डालेंगे, जिससे थोड़े बैक्टीरिया जो थोड़े होस्ट हैं हमारे उस प्लेट पे आ जाएंगे। तो 2 रेप्लिका बनेगा, मतलब 2 प्लेटिंग होगी। एक प्लेटिंग पे हमारा एम्पिसिलिन होगा और एक प्लेट पे हमारा क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन एज ए न्यूट्रिएंट मीडियम उसको यूज करेंगे। एक प्लेट पे हम कौन सा डालेंगे, अपना एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डालेंगे, और एक पे हम क्या डालेंगे, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालेंगे। एंटीबायोटिक हमने डाल दिया। अब देखो, जब यहाँ पे हमने एम्पिसिलिन डाला, तो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट जिसके पास जीन होगी वो वाला क्या होगा, वो एज इट इज रहेगा। अब देखो, ये जो है इसके अंदर तो ये हमारा कैसा हो गया, फिर ये हमारा हो गया नॉर्मल होस्ट जिसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब इसके पास एम्पिसिलिन के अगेंस्ट वो जीन है ही नहीं, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट कोई जीन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एम्पिसिलिन की प्लेट पे ऑरेंज वाली कॉलोनी नहीं आई है। ठीक है, बट अगर तुम दोनों ट्रांसफॉर्मेंट को देखो तो दोनों के पास ये पिंक वाला हमने क्या रखा था, एम्पिसिलिन रखा था। पिंक वाला कौन सा था हमारा, पिंक वाला हमारा एम्पिसिलिन था। तो ये देखो, इन दोनों के पास क्या है, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट जीन है, इस वजह से ब्लू वाली और ब्लैक वाली दोनों कॉलोनीज क्या हो जाएंगी, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी। तो एम्पिसिलिन के प्लेट पे हमने क्या देखा कि जो दोनों ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो क्या हो गए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं। और एम्पिसिलिन की प्लेट पे हमने क्या देखा कि जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हैं वो क्या हो गए हैं, एलिमिनेट हो गया है। ये बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या किया, जो हमने दूसरे प्लेट पे जिसपे हमने टेट्रासाइक्लिन डाला था, तो टेट्रासाइक्लिन में हमने क्या देखा कि कौन सी वाली कॉलोनी अब ये सेलेक्ट करेगा, ये देखेंगे। देखो इस वाले में क्या है, इस वाले में तो हमारा कोई वेक्टर गया ही नहीं है, तो ना तो इस पे एम्पिसिलिन के अगेंस्ट जीन और ना ही टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट जीन है, तो इस वजह से ये वाला तो एलिमिनेट हो ही गया। ठीक है, अब अगर हम ट्रांसफॉर्मेंट में से देखें तो दोनों ट्रांसफॉर्मेंट में जो ये हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसके पास हमारा जो टेट्रासाइक्लिन है उसकी जीन है। ठीक है, उसकी जीन है, तो वो उसके अगेंस्ट जैसे आप इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो इस वाले नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को कुछ नहीं होगा। बट ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है जिसपे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और जो नॉन
नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्योंकि इस पे रेप्लिका ली थी, पूरी कॉलोनी को हमने नहीं मारा है, हमने थोड़े थोड़े कॉलोनीज लिए थे, बाकी कॉलोनीज हमारी इस प्लेट पे है। तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो यहाँ पे जो कॉलोनी थी वो कौन सी थी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थी। ठीक है, मतलब जो हमारी, मतलब जो ऑरेंज वाली कॉलोनी थी वो हमारी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थी, और जो हमारी कहाँ गया, जो हमारी ब्लू वाली कॉलोनी थी वो हमारी कौन सी थी, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट थी। और जो यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है वो कौन सा सेलेक्ट हुआ है, NRT, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया है। अब हम एनसीईआरटी को देखते हैं। एनसीईआरटी में आप देखो क्या बोल रहा है, फॉर एग्जांपल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन जीन एट द साइट ऑफ BAM H1 साइट ऑफ ए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये जो BAM H1 साइट है इसके पास हमने क्या किया, हमने अपना एक फॉरेन जीन को क्या किया है, लाइगेट किया है। ठीक है, अब द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। ठीक है, अब जब हमने उसमें टेट्रासाइक्लिन की जगह, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट वाला, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट जो जीन था उसकी जगह हमने फॉरेन जीन लगा दिया, तो इस वजह से वो जो हमारा बैक्टीरिया है, जो हमारा होस्ट है, उस पे टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट कोई भी जीन नहीं है, तो जैसे टेट्रासाइक्लिन उस पे जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, बट कैन बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन द एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो अभी क्या देखा हम, जो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है उसमें हमारा क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों क्या हो गए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं। इसमें हमारा जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो वाला क्या हुआ है, एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, सो द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन द एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेंट इस पे ग्रो हुआ है इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे ऑन अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, जिसमें टेट्रासाइक्लिन वाला जो मीडियम होगा, ये जो टेट्रासाइक्लिन वाला एम्पिसिलिन का जो हमारा कॉलोनी बचा है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टेट्रासाइक्लिन वाले प्लेट पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो जो रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे ग्रो कर गया, रिकॉम्बिनेंट ये ब्लू कॉलोनी वाली दिख रही थी ना, तो ये जो रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे ग्रो कर गया वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट के पास अब टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट जीन नहीं है, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ दी एंटीबायोटिक। अब तुम यहाँ देखो, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट था, जिसके पास क्या था, फॉरेन जीन नहीं था, वो क्या कर रहा है, वो एम्पिसिलिन वाले पे भी ग्रो कर गया और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन वाले पे भी ग्रो कर गया। ठीक है, तो मैं फिर से वही बोल रही हूँ कि हमने पूरी की पूरी बैक्टीरिया की कॉलोनी इस पे नहीं डाली थी, हमने थोड़े थोड़े बैक्टीरिया की कॉलोनी को लिया था। इससे हमें आइडिया पता लग जाएगा कि कौन सी बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है, कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, तो ये इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट वेयर एज द अदर एंटी। अब मुझे तुम लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना कि कौन सी वाली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ने ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट किया है और कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ने रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करा है, ये एलिमिनेशन करा है। ठीक है, इतना मुझे बताना तो मुझे आइडिया लग जाए कि हाँ मैंने ठीक पढ़ाया है। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट हमारा है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ क्यूपर्सम प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर्ड साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट। अब देखो यहाँ पे हम क्योंकि दो प्लेट्स का यूज कर रहे हैं ना, तो ये उसको यही बोल रहे हैं कि बहुत क्यूबर्जम प्रोसेस हो जाए। क्यूबर्जम मतलब एक तरीके से मान लो बहुत काम खराब होगा। ठीक है, काम बिखरेगा, इधर डाल रहे हैं उधर डाल रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम होगी। तो हमने क्या किया, देयरफॉर अल्टरनेटिव रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। अब हमने क्या किया, हमने अल्टरनेटिव मेथड निकाला टू प्रोड्यूस कलर, की जो हमारा रिकॉम्बिनेंट है वो कलर प्रोड्यूस करे कुछ इस टाइप का। तो दिस रिजल्ट, तो इन दिस recombinant DNA is inserted with the coding sequence of enzyme beta galactosidase this result। अब ये देखो इसमें हमने दूसरा एग्जांपल लिया था, हमारे पास एक दूसरा प्लाज्मिड लिया जो कि है PUC18, जिसमें से पी से तो वही जो था, पी से हमारा प्लाज्मिड था और यू से हमारा आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया था। ठीक है, पी से हमारा क्या था, पी से हमारा इसमें क्या है, वही आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, और यू से क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जिसने कि इसको क्या किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो भी जिसने इसको डेवलप किया है, और 18 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। अब इस वाले में क्या है, इसमें एक हमारी एम्पिसिलिन सेलेक्टेबल मार्कर है और इसके पास एक लैक जेड जीन की एक लैक्जेड जीन है। ठीक है, तो हमने लैक्जेड जीन का काम क्या होता है, ये जो जीन है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, और ये जो एंजाइम है ये सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बनाता है वो कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, मतलब क्रोमोजेनिक हो जाता है, ये कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमने सेम यहाँ पे भी बीकर में क्या लिया, बहुत सारे PUC18 ले लिए, उसके अंदर क्या क्या डाल देंगे हम, उसके अंदर हम डाल देंगे अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालेंगे, और क्या डालेंगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे, और क्या डालेंगे, लाइगेज डालेंगे। ठीक है, फिर उसको शेक करेंगे और उसके बाद इसमें से देखो जो ग्रीन और ऑरेंज वाला ये देखो, ये मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आके लाइगेट नहीं हुआ, और ये जो येलो वाले आके लाइगेट हुए हैं इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, मतलब इसमें फॉरेन जीन आके लाइगेट हो गया है। अब इसकी हम कराएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसको होस्ट की बॉडी में डालेंगे। ठीक है, तो जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन कराया तो एक ऐसी कॉलोनी मिलेगी जिसके अंदर हमारा कोई सा भी वेक्टर नहीं जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, अब ये जो हमारा सेकंड वाला कॉलोनी है इसमें ग्रीन और ऑरेंज है, मतलब सॉरी पिंक और ऑरेंज है, मतलब ये वाला है, इसका मतलब ये कौन सी कॉलोनी होगी, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इसका मतलब कोई भी जीन हमारा फॉरेन जीन इसमें लाइगेट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे येलो कलर का दिख रहा है, मतलब इसमें फॉरेन जीन लाइगेट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो हमारे पास बैक्टीरिया की ऊपर वाले की तरह ही तीन कॉलोनी आ गई। अब इन तीन कॉलोनीज को हम क्या लेंगे, प्लेट पे लेंगे। इसका नाम लगा पहली कॉलोनी जो कि क्या है हमारी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, दूसरी कॉलोनी हमारी क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, और जो तीसरी कॉलोनी है वो कौन सी हमारी, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। अब हमने जो प्लेट लिया, अब यहाँ पे हम सिर्फ एक ही प्लेट लेंगे, उस पर हमने अपना एम्पिसिलिन डाला और दूसरा हमने सबस्ट्रेट डाला जो कि कलर प्रोड्यूस करने वाला है। तो जब हम एम्पिसिलिन डालेंगे तो एम्पिसिलिन किसको सेलेक्ट करेगा, देखो एम्पिसिलिन का जीन, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट इसके अंदर कोई भी जीन नहीं है, इसका मतलब एम्पिसिलिन में ये वाला तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इस वजह से इस वाले प्लेट पे हमारा हमारा क्या एलिमिनेट हो गया है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो एलिमिनेट ही हो गया है। अब जो सबस्ट्रेट है, जब ये बैक्टीरिया जो ये कॉलोनीज है, जब क्योंकि इनके अंदर क्या है,
एक में फॉरेन जीन है और एक में क्या है हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। तो जिसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो सबस्ट्रेट को कैसा चेंज कर देगा, प्रोडक्ट में चेंज करके कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला होगा वो कैसी कलर की प्रोजेनी बनाएगा, ब्लू कलर की। तो ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और जो हमारा फॉरेन जीन होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है ही नहीं, तो वो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वो हमारी कैसी हो जाएगी, व्हाइट कलर की कॉलोनी बनाएगी। तो ये वाली हमारी कौन सी हो गई, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो इसको क्योंकि इसमें जो हमने जीन डाला, हमने फॉरेन जीन डाला, तो वो इंसर्ट जैसी करा, तो क्या हो गया, वो जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। देखो क्या बोलता है, दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम व्हिच इज रेफर्ड टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंट गिव्स ब्लू कलर कॉलोनी इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव इंसर्ट। ये क्या बोल रहा है कि हमें क्रोमोजेनिक सब्सटेट कब मिलेगा, क्रोमोजेनिक सब्सटेट गिव ब्लू कलर कॉलोनी कब देगी, इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। क्योंकि इस वाले में कोई भी इंसर्ट नहीं था, इस वजह से इसने कैसी कलर की प्रोजेनी दी, ब्लू कलर की प्रोजेनी दी। बट प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट मतलब जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है, इट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। उसका क्या हो गया, उसका जो जीन था वो इनएक्टिव हो गया है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन इनएक्टिव हो गया है, और इस वजह से कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। इस वजह से कॉलोनी में कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, और उसको हम क्या बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। तो ये वाली जो हमारी कॉलोनी आएगी, ये वाली कौन सी आई, रिकॉम्बिनेंट, और ये वाली नॉन रिकॉम्बिनेंट आई। तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो तुम लोगों को जो मैंने समझाया वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी को खुद रीड करके देखना, और भी कोई ऐसा टॉपिक तुम्हें एनसीईआरटी से रीड करना हो, ठीक है, तो मुझे तुम बताना, मैं उसको ऐसे ही पढ़ा दूंगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।